घमंडी नूडल वाला। मदन शहर में नूडल का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। आजकल नूडल बेचने के इतने ठेले हो गए हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। काम बहुत ही मंदा चल रहा है, लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। मदन अपनी पत्नी के साथ वापस गांव आ गया। क्यों जी, हम यहाँ गांव में अब क्या करेंगे? अरे हमें तो एक ही काम आता है, नूडल बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो हमारा कंपटीशन भी नहीं होगा। सब मेरे पास ही आएंगे नूडल खाने। मदन ने गांव में नूडल का ठेला लगा लिया। लोग उसके ठेले पर आते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी गांव वाला नूडल खाने नहीं आया। सब तो बस देख कर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। मदन सलाह लेने अपने दोस्त रघु के पास गया। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने अपने बचपन के दोस्त रघु से पूछा था। वो कह रहा था कि गांव वालों को पता ही नहीं है चाउमीन कैसी होती है, इसलिए वो चाउमीन खाने नहीं आ रहे हैं। वे गांव वाले हैं, बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं खर्चते। तो फिर अब क्या करें? इन्हें कैसे चाउमीन बेचें? परसों इसी गांव में रघु की शादी है। मैंने सोचा है कि उसकी शादी में गांव वालों को मुफ्त में नूडल खिला दूंगा। इससे उनको नूडल का स्वाद भी पता चल जाएगा। हो सकता है हमारा काम हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मदन ने ऐसा ही किया। रघु की शादी पर मदन ने सबको नूडल खिलाए। लोगों को नूडल का स्वाद बहुत पसंद आया और वे नूडल खाने मदन के ठेले पर आने लगे। मैं ना कहता था, एक बार अगर सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। इस तरह धीरे धीरे मदन का काम चल निकला और कुछ ही दिनों में मदन के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई। अरे मदन भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये चाउमीन होती क्या है, पर आज जो तुमने चाउमीन खिलाई है, भाई साहब मजा आ गया खाकर, बहुत ही अच्छा। वाह भाई मदन, तुम तो बड़े कारीगर हो, बड़ी टेस्टी आइटम बनाई है। ये सब देखकर मदन का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए नूडल पर घमंड हो गया और उसने नूडल के दाम दुगने कर दिए। जैसे ही मदन ने दाम बढ़ाए, लोगों ने उसके ठेले पर आना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। ये अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल खाने नहीं आता। मदन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, गांव वाले हैं, सोच समझकर ही पैसा खर्चते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल खाने नहीं आएंगे। मदन का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सबसे अच्छे से बात भी करने लगा और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। जादुई चाबी। एक जंगल में एक महल का खंडहर था। वहाँ कोई नहीं रहता था। उस खंडहर के पास एक झील थी। एक बार एक राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया। शिकार की तलाश करते हुए जब काफी देर हो गई, तो राजा ने कुछ देर आराम करने की सोची। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा को दूर से झरने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है यहाँ आसपास झरना है। चलकर देखता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। राजा झरने के पास जाता है। वहाँ उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए मिले। लगता है ये साधु बाबा ध्यान में मगन है। मैं इन्हें कुछ फल दे देता हूँ। राजा बाबा के सामने फल रख देता है, साथ ही झरने पर पानी भी पी लेता है और पत्तों का एक डूना बनाकर साधु बाबा के लिए भी पानी ले आता है। इतने में साधु बाबा आंखें खोलते हैं।
राजन, तुम यहाँ किस कारण से आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। बाबा, मैं शिकार के लिए आया था। शिकार तो नहीं मिला, पर पानी की तलाश में यहाँ आया और आप मिल गए। राजन, तुम मेरे लिए भोजन और पानी लाए हो, ये तुमने परोपकार का कार्य किया है। लेकिन तुम्हारे नगर में तो पानी की कमी है। यदि पानी की कमी ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात मानो। हाँ हाँ जी बाबा, बताइए। मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे मेरे नगर में पर्याप्त पानी हो। तो सुनो, इसी जंगल में एक बड़ा सा खंडहर है। उसके तहखाने में एक बड़ा खजाना है। खजाना? वो किसका है बाबा? वो खंडहर और वो खजाना मेरे परिवार का था, पर जब से मैंने संन्यास लिया है तब से वो खजाना वहाँ दबा पड़ा है। मेरा कोई वारिस नहीं है। तुम इसे निकाल लो ताकि मैं शांति से अपने गुरु के पास जा सकूं। पर बाबा, मैं उस खजाने का क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ तुम उस खजाने को लोक कल्याण के कार्य में लगाओ। इस झरने का पानी अपने नगर तक ले जाओ। लेकिन बाबा, मैं उस खजाने तक पहुँचूंगा कैसे? उस महल के दरवाजे के दाईं ओर एक चाबी है जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से कार्य करने वालों को ही मिलेगी, और तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी। और राजा उस खजाने की चाबी को ढूंढ लेता है और साधु के आशीर्वाद से झरने से लेकर शहर तक एक नहर निकालता है। नहर आसपास के सारे खेतों को पानी पहुंचाती है, जिससे नगर के सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ साधु बाबा का धन्यवाद करता है। मशरूम करी की सब्जी। दीपक एक बहुत अच्छा गुड़ का व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दीपक की पत्नी सुषमा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। दीपक को मशरूम खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह रोज ढेर सारे मशरूम लाता और सुषमा रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाती, और वह भी सिर्फ मशरूम के। सुषमा जब भी खाना बनाती तो गांव के सभी पड़ोसी खुशबू से खींचे चले आते और सुषमा सभी को बड़े आदर और प्यार से खाना खिलाती। एक दिन उनकी एक पड़ोसन बोली, अरे ओ सुषमा, मुझे माफ करना, रोज रोज तुम्हारे हाथ के बने मशरूम खाने आ जाती हूँ, पर क्या करूँ, बहुत कोशिश की पर तुम जैसा खाना नहीं पका पाई। हाँ, और जो स्वाद तुम्हारे प्यार से बनाए मशरूम में है वो तो किसी और के बनाए मशरूम में हो ही नहीं सकता। दीपक की दुकान के पड़ोस में एक कंजूस सुनार की दुकान थी। उसे भी सुषमा के हाथ के मशरूम खाने की आदत हो गई थी। आ गई बेटी, जल्दी ला। आहा, मजा आ गया तेरे हाथ के मशरूम खाकर। सबको खाता देख सुषमा को बहुत खुशी मिलती। एक दिन दीपक ने सुषमा से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी, अपना ख्याल रखना और आराम कर लेना। कोई जरूरत नहीं है किसी और के लिए खाना बनाने की। सुषमा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद सुनार और कुछ गांव के लोग फिर से खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे बेटी, आज तुम दुकान पे नहीं आई तो मैं ही चला आया। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता भी चलूं और कुछ खा भी लूं। सुषमा ने खुशी खुशी सुनार को खाना परोसा। रात में जब दीपक और सुषमा सो रहे थे तभी दो चोर उनके घर घुसे और सुषमा के सभी जेवर और पैसा लेकर चले गए। और अगले दिन चोर सुनार के पास सारे जेवर बेचने पहुँचे। जेवर देखते ही सुनार पहचान गया कि ये तो सुषमा के जेवर हैं। उसे चोरों पर शक हुआ और सुनार ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और दोनों चोरों को पकड़वा दिया और जेवर लेकर सुषमा के घर पहुंचा। पड़ोसी हैरान थे क्योंकि सुषमा लगातार रोए जा रही थी। तभी सुनार ने कहा, अरे रोना बंद करो सुषमा बेटी, ये लो तुम्हारे जेवर और पैसे। और पुलिस ने चोरों की खूब पिटाई की। दीपक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ करो सुषमा, तुम्हारे इसी अच्छे व्यवहार की वजह से आज हमारा सारा पैसा और जेवर बच पाया है। इसीलिए तो कहती हूँ जी, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तुम ठीक कहती हो सुषमा, खाना खिलाना वाकई ही पुण्य का काम होता है। कर भला तो हो भला।
लालची ब्रेड आमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया, लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड, ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख, लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है। Please subscribe.